Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do the chapter of subfertility. ठीक है, सबफर्टिलिटी बेसिकली ये होता है एक फ़ीमेल जो है वो या एक कपल है, ठीक है, वो 1 साल से ज़्यादा अरसे तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे थे, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हो, ठीक है, और उसके बावजूद आप कंसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। कपल है, अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स कर रहा है, ठीक है, रेगुलरली फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, बट अनएबल टू कंसीव, ठीक है। अब इसमें फर्टिलिटी जो सब फर्टिलिटी होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। प्राइमरी सब फर्टिलिटी होती है और हमारे पास सेकेंडरी होती है ना। प्राइमरी ये होती है कि ये जो प्रेगनेंसी पहले कभी हुई ही नहीं है, ठीक है। और जो सेकेंडरी सब फर्टिलिटी होती है कि वो प्रेगनेंसी हो चुकी है, या तो ये होता है कि अबॉर्ट हो गया, या तो कोई बच्चा पैदा हो चुका है, नॉर्मल बच्चा, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद फिकंडबिलिटी होती है। फिकंडबिलिटी बेसिकली ये होती है कि इट्स बेसिकली द लाइकलीहुड ऑफ कंसीविंग विद इन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मतलब एक कपल शादी हुई है, ठीक है, फीमेल की फर्स्ट मेंसेस आई है, ओवुलेशन हुई है, इंटरकोर्स हुआ है, और डायरेक्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, और जो है फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। तो इसको आप फिकंडबिलिटी कहते हो, ठीक है। अब जो 70% केसेस होते हैं वो विद इन 6 मंथ जो होते हैं वो कंसीव कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो 80% 12 मंथ में, और जो 90% लोग होते हैं ना, वो हमारे पास विद इन 24 मंथ में वो कंसीव करते हैं, ठीक है। अब इसके हमारे पास ना, अच्छा ये हो गया। अब हम आते हैं इसमें रिस्क फैक्टर्स पे, ठीक है। देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, बहुत हैपहैज़र्डली लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है बस अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो आप जो है बस सुनो और अपने साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास ना डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं ना। देखो, फीमेल की कॉजेज़ हो सकती हैं सब फर्टिलिटी की, मेल की कॉजेज़ होती हैं। सबसे पहले हम फीमेल की कॉजेज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखो, फीमेल कॉजेज़ में सबसे पहले जर्नल कॉजेज़ होती हैं ना। जर्नल कॉजेज़ में फ़ीमेल की एज आ जाती है, वो अगर 35-36 से ज़्यादा की होगी तो ऑब्वियसली सब फर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्मोकिंग आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, अल्कोहल आ जाती है, कैफ़ीन आ जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ है, एपिलेप्सी है, हाइपोथायराइडिज़म है, हाइपरथायराइडिज़म है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बाउल जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ओवेरियन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ओवेरियन प्रॉब्लम में पीसीओएस है, ठीक है। पीसीओएस के बाद आपका हाइपो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस हो सकता है, ठीक है। हाइपो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा मतलब एक्सेस एफएसएच नहीं है, या एलएच नहीं है, ठीक है, या आपका गोनाडोट्रोपिन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका ऐसा हो सकता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। मतलब पीछे से डोपामीन नहीं आएगा तो अल्टीमेटली आपका प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म मतलब गोनाडोट्रोपिक जीएनआरएच नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब ट्यूबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ट्यूबल प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि कोई सर्जरी की है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्यूब जो है वो ख़राब हो गई है, ठीक है, उसकी पेटेंसी में मसला आ गया। इसके अलावा ट्यूब में कोई इन्फेक्शन आ गया है, ठीक है, वो एक डायरेक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, या तो हेमेटोजीनियस रूट के ज़रिए भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा इंडोमेट्रियोसिस हो गई है ट्यूब में, ठीक है, या हमारे पास वहाँ पे कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या हमारे पास कोई फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया ट्यूब का, जो सीलियम मोटिलिटी और उसके साथ काम होता है ना, तो वो भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यूट्राइन प्रॉब्लम्स पे ना। तो यूट्राइन प्रॉब्लम में हमारे पास जो है एक तो सर्जरी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपका एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, कोई पॉलिप हो, ठीक है, ये आ जाता है। फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं मेल प्रॉब्लम्स पे ना। तो मेल कॉजेज़ में आपका एक तो एज आ जाती है 50 ईयर से ज़्यादा की हो, ठीक है। फिर डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, कैफ़ीन है, अल्कोहल है, एपिलेप्सी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जेनेटिक भी हो सकता है, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम, और फीमेल में हमारे पास जेनेटिक में टर्नर सिंड्रोम आपने याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है टेस्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे ऑर्काइटिस है, एपिडिडमाइटिस है, या टेस्टिकुलर कोई ट्रॉमा हो गया है, या वेरिकोसील वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा आइट्रोजेनिक भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर हो गया, ठीक है, रेडियोथेरेपी या डिफरेंट ड्रग्स या सर्जरी वगैरह हुई है, ठीक है, या पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है, तो उसकी वजह से भी सब फर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोगों ने क्या करना है ना। देखो, सबसे पहले आपने डायग्नोसिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, तीनों चीज़ों पे होता है, ठीक है। अब फीमेल में आपने क्या क्वेश्चंस पूछनी है ना, तो इसके लिए निमोनिक है ALP COG PCG, ठीक है, ALP COG PCG।
ए से आ जाएगा फीमेल की एज, फिर एल के लेंथ ऑफ सब फर्टिलिटी, पी से आपका आ जाएगा प्रीवियस प्रेगनेंसी, ठीक है, सी से आपका आ जाएगा क्वाइटल प्रेगनेंसी, ठीक है, सही है, क्वाइटल फ्रिक्वेंसी सही है, सॉरी। ओ से आ जाएगा ऑक्यूपेशन, जी से आ जाएगा गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, पी से आ जाएगा पेन की हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, फिर पी बेसिकली हमारे पास 5 या 6 हैं, ठीक है। प्रीवियस ट्रीटमेंट या आपने पूछ लेनी है, इसके लिए आपने क्या यूज़ किया है, प्रीवियस पेलिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीवियस सर्जरी, प्रीवियस या करंट STDs वगैरह, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सर्वाइकल स्मेयर, फिर आपका आ जाता है हिस्ट्री ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। ये आपका हो गया फीमेल का, ठीक है। अब आ जाते हैं मेल में, आपने क्या हिस्ट्री के में क्वेश्चन पूछने हैं ना, ठीक है। तो मेल में आपने ALP एमटॉम याद रखना है, तो ए से एज आ जाएगा, एल से एज लेंथ ऑफ सब फर्टिलिटी, प्रीवियस प्रेगनेंसी, एम से आपका आ जाता है हिस्ट्री ऑफ मीजल मम्स, ठीक है, टी से आपका आ जाता है टेस्टिकुलर ट्रॉमा, ओ से ऑक्यूपेशन, और एम से मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनेशन पे ना, तो एग्जामिनेशन में एक तो आपने जनरल एग्जामिनेशन कर लेनी है पेशेंट की, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉज, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बोलता हूँ, आपने पहले तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेनी है, आपने आई देख लेना है, आपने जो है वो नोज़ देख लेना है, आपने माउथ देख लेना है, हैंड्स वगैरह देख लेना है, लिम्फ नोड्स वगैरह, ये सारा कुछ देख लेना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म हाइपो है या हाइपर है, स्किन चेंजेस होगी, वेट चेंजेस होंगी, हेयर में चेंजेस होंगी, ठीक है। इसके अलावा हाइपर प्रोलेक्टिनोमा है, ठीक है, तो उसकी विजुअल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है अगर पेशेंट में हमारे पास वेट अ सेकेंड, अच्छा, हाइपरप्रोलेक्टिनोमा है, ठीक है, तो उसके अलावा विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है अगर हाइपर एंड्रोजनिज्म है, ठीक है, सही है, तो उसमें हेयर होगी, एक्नी होगी, इसका हर्सुटिज्म वगैरह होगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपने फीमेल में पेल्विक एग्जामिनेशन करानी है, उसमें आप कोई मास, आपकी कोई ग्रोथ, ये सारी चीज़ें देख लेनी है, और मेल में आपने टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन कर लेनी है, ठीक है। कॉजेज़ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे ना, तो इन्वेस्टिगेशन में ना फीमेल में बेसिकली आपने सबसे पहले करना है ब्लड काउंट, ठीक है। फीमेल का आपने कर लेना ब्लड काउंट, ठीक है। ब्लड प्रोफाइल बेसिकली आपने देखना है, ठीक है। तो डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें आपके ब्लड के काउंट्स जो हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। आपने हार्मोन्स का लेवल देखना है, LH देख लेना है, FSH देख लेना है, एस्ट्रोजन देखना है, प्रोजेस्टेरोन देख लेना है, ठीक है। एंटी मुलेरियन हार्मोन देख लेना है, ठीक है। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होते हैं ना, ये थीका सेल से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे थे, थोड़े से होते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो हमारे साटोली सेल से ज़्यादा हो रहे थे ना, लेकिन इसमें हमारे पास थीका सेल से थोड़े से हो रहे होते हैं, ठीक है। ये ओवेरियन रिजर्व को बताते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़े बहुत हों तो हमारे पास अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा आपने मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखना है, जो हमारे पास राइज होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेने हैं, प्रोलैक्टिन का लेवल देख लेना है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल देख लेना है। इसके अलावा इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग कर ली है, जिसमें क्रिमेडिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने इमेजिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले ये तो ओवरी वाला है ना, तो इस ओवरी में आप ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा लेते हो, ठीक है। तो ओवरीज में आप वो देख लेते हो बेसिकली, ओवरी में आप देख लेते हो एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, ठीक है। एंट्रल फॉलिकुलर काउंट देख लेते हो, ठीक है। एंट्रल फॉलिकुलर काउंट हम बेसिकली इसलिए देखते हैं ना कि हम लोग बेसिकली करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ART, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो फॉलिकुलर काउंट है ना, वो 4 से हमारे पास कम आ रहा है, तो जो हमारा रिस्पॉन्स होगा ना, ठीक है, ART का, वो कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर 16 से ज़्यादा आ रहा है तो हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम ट्यूबल पोटेंसी चेक करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं हिस्टेरोसल्फेंगोग्राफी, ठीक है। इसमें हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक्सरे में देखते हैं, ठीक है, कि ट्यूब पेटेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो हिस्टेरोसल्फेंगोग्राफी हो गई, ठीक है, या ग्राम भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं हिस्टेरो कंट्रास्ट साइनोग्राफी, ठीक है। साइनोग्राफी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम अगर इनसे भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो हिस्टेरोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है, और लेप्रोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है। अब मेल में क्या करते हैं, देखो, मेल में हम लोग कर लेते हैं सीमन फ्लूइड एनालिसिस, ठीक है। सीमन में हमारे पास डिफरेंट फ्लूइड की कंसनट्रेशन होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस में क्या क्या होता है, ठीक है, तो वो आपने पता करवा लेना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने सीमन फ्लूइड एनालिसिस कर लेनी है, अगर वो एबनॉर्मल आ गया है, ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन का लेवल देख लेना है, कार्डियोटाइपिंग करनी है, ठीक है, अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है पेशेंट में, सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्क्रीनिंग करवा लेनी है, और म्यूटेटेड SRY जीन की स्क्रीनिंग करवा लेनी है, ठीक है। अच्छा जी,
ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो सीमन एनालिसिस जब आप करते हो ना, तो वो बेसिकली आप कैसे करते हो कि पेशेंट को आप कहते हो कि 2 से 4 दिन के लिए आपने एजैकुलेट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने आना है और आपने सीमन का आपने जो एजैकुलेशन करके, ठीक है, सीमन का सैंपल देना है और उसमें आपने स्पर्म के काउंट देखना है, ठीक है। अब स्पर्म के काउंट जो है अगर नॉर्मल एबनॉर्मल वैल्यूज़ आ रही हैं, नॉर्मल मैं आपको बता दूंगा क्या क्या होता है, ठीक है। सही है। तो आपने क्या करना है कि पेशेंट को कहना है कि अभी तुम घर चले जाओ, 3 महीने बाद दोबारा आना है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए तो पता लग जाएगा ना कि आया कोई रीज़न था जिसकी वजह से ये उस टाइम कम आ रहा था कि नहीं ऐसे ही था, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद सीमन फ्लूइड एनालिसिस में ना वॉल्यूम हमारे पास नॉर्मली जो होता है ना ये 1.5 ml होता है, ठीक है। फिर इसके बाद स्पर्म की कंसंट्रेशन जो होती है वो 15 मिलियन होती है, टोटल स्पर्म नंबर जो होता है 39 मिलियन होता है, ठीक है। स्पर्म मोटिलिटी 37% होती है, ठीक है। इसके अलावा वाइटिलिटी स्पर्म लाइफ लिवर स्पर्म जो होते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारे पास 58 होते हैं, ठीक है। पीएच जो होता है 7.2 से ज़्यादा होता है और मॉर्फोलॉजी जो होती है वो 4% नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास नॉर्मो जूसर्मिया होता है कि नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है, ओलिगोस्पर्मिया मतलब कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। एस्टिनोजोस्पर्मिया जो होता है मोटिलिटी कम है, ठीक है, रेफरेंस वैल्यू से। टेराटोजूस्पर्मिया मतलब मॉर्फोलॉजी ख़राब है। एजोस्पर्मिया मतलब कि स्पर्म की क्वांटिटी स्पर्मेटोजोआ नहीं है एजैकुलेशन में, और एस्पर्मिया में हमारे पास एजैकुलेशन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं पेशेंट की मैनेजमेंट, या वो बेसिकली वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।